हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ईबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चंस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में ईबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEG के लिए। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोरिलेशन का मतलब समझते हैं कि कोरिलेशन बेसिकली क्या होता है। तो सिंपली देखो, जब भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास जो डाटा होता है उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और उन वेरिएबल्स के अंदर कोई ना कोई रिलेशन जो है वो पाया जाता है। तो कोरिलेशन जो है वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको मेजर करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स है, ठीक है। उसके दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, एक है उसका प्राइस और दूसरा है उसका डिमांड, ठीक है। अब इन दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको मेजर करने का काम करता है हमारा कोरिलेशन, ठीक है। साथ के साथ इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है, रिलेशनशिप पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको भी कोरिलेशन जो है वो मेजर करता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जो प्राइस और डिमांड है उसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। अगर हमारा प्राइस अप हो जाता है किसी सिचुएशन में तो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इस चीज को कौन मेजर कर रहा है, हमारा यहाँ पर कोरिलेशन। इसके बारे में हमें कैसे पता लग रहा है, कोरिलेशन की वजह से। क्लियर है आपको। तो कोरिलेशन बेसिकली एक ऐसा मेजर है जिसकी हेल्प से आप वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है और उसकी जो डायरेक्शन है उसको मेजर कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं रेग्रेशन की। अब रेग्रेशन क्या होता है, तो सिंपली देखो, जिन वेरिएबल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप पाया जाता है, हम उन वेरिएबल्स के अंदर जो रेग्रेशन है उसकी हेल्प से एक वेरिएबल के बेस पर दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप है, ये हमें कोरिलेशन से पता लग गया। इसके आगे का जो काम है वो रिग्रेशन करता है। कैसे करता है, तो मान के चलो आपके पास प्राइस है 20, ठीक है। अब आप क्या करोगे रिग्रेशन के अंदर, इस प्राइस, ये जो प्राइस है 20, इसके बेस पर जो सेकेंड वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू होगी उसको प्रिडिक्ट करोगे। सोचोगे कि डिमांड हो जाएगी 10 या फिर 20 ही रहेगी। तो ये हो गया रेग्रेशन। तो रेग्रेशन के अंदर हम एक वैल्यू के बेस पर दूसरे वैल्यू, जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डज कोरिलेशन मेजर इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोरिलेशन मेजर का मतलब क्या होता है। पहला देखो, द स्ट्रेंथ डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि टू वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है और उनकी क्या डायरेक्शन है, उसे हम कोरिलेशन की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर द डिफरेंस इन मीन्स बिटवीन टू ग्रुप ऑफ डाटा, आपके पास दो ग्रुप है डाटा के, उसका जो मीन है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसे आप कहते हो। या फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल कॉजिंग चेंज इन अदर, यानी कि एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरे में क्या चेंज आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं। तो इसमें से जो बेस्ट स्टेटमेंट डिफाइन करिए कोरिलेशन मेजर को, वो हमारा ऑप्शन ए कर रही है कि ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को मेजर करता है और डायरेक्शन को मेजर करता है कि वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोरिलेशन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द कोरिलेशन। पहले देखो,
A correlation of 1 indicates a perfect positive linear relationship, meaning that one variable increases, other variable also increases proportionally. तो अगर किसी वेरिएबल का जो कोरिलेशन है वो 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि एक वेरिएबल में अगर इंक्रीज होता है तो दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एक कोरिलेशन ऑफ -1 इंडिकेट्स अ परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि वन वेरिएबल इंक्रीजेस अदर वेरिएबल डिक्रीजेस, यानी कि अगर किसी वेरिएबल दो वेरिएबल का जो कोरिलेशन है वो -1 आ गया तो उनके बीच में परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, और अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एक कोरिलेशन ऑफ जीरो इंडिकेट नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी कि अगर किसी का कोरिलेशन जीरो आ गया तो इसका मतलब वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता लगा कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो तीन तरह के हो सकते हैं। पहला पॉजिटिव रिलेशनशिप, और इसके बारे में कब पता लगता है, जब कोरिलेशन 1 आता है, प्लस का 1 आता है। दूसरा नेगेटिव रिलेशनशिप, और इसके बारे में कब पता लगता है, जब कोरिलेशन -1 आता है। और तीसरा हमारा क्या है, जीरो, जिससे हमें पता लगता है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर द कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि अगर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करें तो वैल्यूज की क्या रेंज रहती है। पहले देखो क्या है, -1 to 1, या फिर 0 to 1, या फिर -2 to 2, या फिर 2 to -1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, या तो हमारा कोरिलेशन प्लस का 1 है, या फिर माइनस का 1 है, या फिर 0 होता है। तो आंसर क्या रहेगा, -1 to 1, यानी कि हमारा जो कॉफिशिएंट है वो इसके बीच में ही आएगा, या तो -1 आएगा, या 0 आएगा, या फिर हमारा 1 आएगा। क्लियर है आपको। तो कई बार एग्जामिनर जो है यहाँ पर रेंज भी पूछ लेता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0.8 इंडिकेट्स, यानी कि अगर वेरिएबल्स का जो कोरिलेशन है वो 0.8 आया तो इसका क्या मतलब है। पहला, ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो दो वेरिएबल्स हैं उसके बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। या फिर ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, नेगेटिव रिलेशनशिप है, या फिर नो रिलेशन, या फिर टू वेरिएबल्स आर परफेक्टली कोरिलेटेड। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऐसा हुआ, देखो हमारी जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 तक है, ठीक है। अब देखो जो कोरिलेशन है वो जिसके भी नजदीक हुआ वो हमारा रिलेशन होता है। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर कोई वैल्यू हमारे -1 के नजदीक हो तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। 0.8 हमारा +1 के नजदीक है, क्योंकि 2 पॉइंट ही रह गया वो 1 बनने में। तो ये परफेक्टली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और कौन सा, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कोरिलेशन, इसमें से कौन सा हमारा कोरिलेशन का फंक्शन नहीं होता है। पहला, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करना, तो ये तो हमारा फंक्शन होता है। उसके बाद प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन द अदर, यानी कि हम क्या करते हैं, एक वैल्यू के बेस पर दूसरे की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये भी हमारा काम होता है कोरिलेशन का। नेक्स्ट क्या है, डिटरमिनिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो टू वेरिएबल्स है उसमें चेंज क्यों आ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होता। देखो जो कोरिलेशन है ना वो हमें बताता है कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी कि ए में चेंज आएगा तो उसका बी पे क्या चेंज आएगा। पर हमें ये नहीं बताता है कि ये जो चेंजेस है वो हो क्यों रहे हैं, जो ए है वो बी के साथ क्यों रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है। और ए में चेंज आता है तो बी में क्यों चेंज आता है, ये क्यों का जवाब हमें नहीं देता, सिंपल बता देता है कि ये चेंज जो है वो आएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना इसका काम नहीं होता है। उसके बाद असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको मेजर करने का काम। तो ये तो हमारा फंक्शन होता है। तो कौन सा फंक्शन नहीं होता है कोरिलेशन का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट। इस डाटा के बेस पर हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला देखेंगे, उसके बेस पर हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट और कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से यहाँ पे डिनोट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारा एन सिग्मा ऑफ एक्स वाई माइनस सिग्मा ऑफ एक्स इंटू सिग्मा ऑफ वाई। उसके बाद हमारा यहाँ पर अंडर रूट एन सिग्मा ऑफ एक्स स्केयर माइनस सिग्मा एक्स का स्केयर, फिर अंडर रूट एन सिग्मा ऑफ वाई का स्केयर माइनस सिग्मा ऑफ वाई का स्केयर, ठीक है।
अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगे, सबसे पहले क्या क्या चीजें चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो n हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो n हमारे पास कितनी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, n सिग्मा ऑफ एक्स वाई। सिग्मा ऑफ एक्स वाई का मतलब है यहाँ पर ये जो एक्स वाई आपको गिवन है ना, इसका टोटल। एक्स वाई कैसे आया, देखो हमारे पास एक एक्स है, एक यहाँ पर वाई है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 5 × 20 कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 100। उसके बाद 7 × 40 कितना आएगा हमारा, 280। ठीक है, ऐसे ही हमें मल्टीप्लीकेशन करके लास्ट में इसका टोटल जो है निकाल लेना है। तो हमने ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली है, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन किया। तो आपको बस यहाँ पर मेथड को समझना है कि मेथड, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, 5। n की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू हमारा n की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, उसके बाद हमारा सिग्मा ऑफ एक्स वाई कितना है, 910। कैसे कैलकुलेट किया मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक्स वाई कहाँ से आया, एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसका टोटल। ठीक है, उसके बाद उसको माइनस करना है किस चीज से, सिग्मा ऑफ एक्स। सिग्मा ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पर जो हमारी एक्स वैल्यू इसका टोटल वो कितना है, 30। उसके बाद इंटू इंटू हमें क्या करना है, सिग्मा ऑफ वाई। सिग्मा ऑफ वाई यहाँ पर वाई का टोटल वो कितना है, 150। ठीक है, उसके बाद इसे डिवाइड करना है और यहाँ पर हमारे अंडर रूट में वैल्यूज आएंगी। पहले अंडर रूट में जो वैल्यू है वो क्या है, एन। एन कितना है, 5। उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर है। एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया, सिंपली इसका स्क्वायर कर देना। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36, 8 का 64 एंड 4 का 16। ठीक है, इसका सिग्मा किया तो ये कितना है, 190। तो यहाँ पर मैं 190 भर दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, यानी कि जो सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स क्या है, 30, उसका हमें स्क्वायर करना है, 30 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इंटू कर देना है। उसके बाद इंटू इंटू फिर से वर्गमूल आ गया। इसमें क्या है, सिग्मा वाई का स्क्वायर, पहले 5 n हमारा, उसके बाद सिग्मा वाई का स्क्वायर कितना है, सिग्मा वाई का जो वाई स्क्वायर है ये रहा। कैसे कैलकुलेट किया, वाई का स्क्वायर कर देना, 20 20 400, 40 का स्क्वायर 1600, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, अब इसका टोटल करना है, ये कितना है, 4750। कितना है, 4750। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 4750, 4750। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है y का स्क्वायर, सिग्मा y का स्क्वायर। तो सिग्मा y हमारा कितना है, 150। सिग्मा y कितना है, 150। तो इसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, अब इसको फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूज मैंने पुट कर दिए, कैसे पुट किए वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब हमें इसको सिर्फ जस्ट सॉल्व करना है। तो पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ, वो इजी है। 5 × 9 10। ठीक है, तो 5 × 9 10 ये कितना आया हमारा, 4550। ठीक है, माइनस करना है 30 × 150। 30 × 150 ये कितना आया, 4500। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद नीचे की वैल्यू को सॉल्व कर लो। यहाँ पर हमारी सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 190। 5 × 190 ये कितना आ रहा है, 950। उसके बाद 30 का स्क्वायर कर दें, अगर हम 30 का स्क्वायर कर दे तो ये कितना आ रहा है, 900। उसके बाद इंटू हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, 4750 × 5, 4750 × 5। तो ये कितना आ रहा है हमारा, 23,750। 23,750 माइनस हमें करना है यहाँ पर 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, 22,500। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 50 माइनस 4500, तो ये आ रहा है 50 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करें अगर हम, इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है, 950। 950 माइनस 950 वर्गमूल 50। ठीक है, और अंडर रूट इसको सॉल्व करें अगर, 23,750 माइनस 22,500 ये आ गया 1250। ठीक है, 1250। अब इनका सिंपल अंडर रूट हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो अंडर रूट कैसे आएगा, 50। इस 50 का अंडर रूट अगर हम करें, 50 का अंडर रूट करें तो ये आ रहा है 7.07 इंटू इंटू हमारा इसका अगर हम करें 1250 का अंडर रूट, तो ये हमारा आ रहा है 35.35। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 50 यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय हमारा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो 7.07 है इसको इंटू कर देना है 35.35 के साथ। तो ये कितना आ रहा है, 249.92। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 249.92
92, ये कितना आ रहा है 0.020। तो हमारा जो कोरिलेशन है, जो हमारा यहाँ पर कोरिलेशन है वो कितना आएगा 0.20। तो जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ चीजें आपको यहाँ पर अपने से आप कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जैसे कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स डॉट वाई। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड विद द कोरिलेशन। तो हमने यहाँ पर सिंपल फॉर्मूले के हेल्प से कोरिलेशन को कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई फिर भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ फॉर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई द कोवेरिएंस variance of x and variance of y as 40, 60 and 256 respectively, what is the value of correlation efficient? तो ये जो क्वेश्चन है वो हम सेकंड मेथड की हेल्प से यहाँ पे जो है वो सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या क्या चीजें गिवन है हमारे पास, कोवेरिएंस गिवन है एक्स और वाई का, वो कितना है 40, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है 16 और वेरिएंस ऑफ वाई गिवन है हमारे पास 256। ठीक है, अब जो दूसरा फॉर्मूला हमारा कैलकुलेट करने का वो क्या है, आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इसको हम न्यू भी कह देते हैं। ठीक है, तो कोवेरिएंस हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 40, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई मैंने बताया ना रेस्पेक्टिवली गिवन है, कितना है 40। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या चीज गिवन है, एक वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, वेरिएंस ऑफ वाई, मतलब कि ये दो चीजें हमें चाहिए पर हमें ये दो चीजें नहीं पता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो जो आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है उसको अंडर रूट कर दो। यानी कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स चाहिए तो जो हमारा वेरिएंस है एक्स का, वेरिएंस क्या कितना है 16, इसका हमें क्या करना है अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना इजी है, कितना इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखो वेरिएंस हमारे पास गिवन है एक्स और वाई का, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई चाहिए, क्योंकि को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अगर स्टैंडर्ड एक्स कैलकुलेट करना है तो जो एक्स का वेरिएंस है उसको अंडर रूट कर दो और उसकी वैल्यू निकाल लो तो वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वाई का करो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो y कितना है 256, इसको जब हम अंडर रूट करेंगे 256 अंडर रूट, तो ये कितना आएगा 16 आएगा। तो इजी है। तो यहाँ पर वैल्यूज अगर हम पुट करें 4 into 16, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो 40 डिवाइडेड बाय 16 into 4, 16 into 4, तो ये कितना आ रहा है 64। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 64, तो ये कितना आ रहा है 0.62, कितना आ रहा है 0.62। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा, एक बार फिर से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा ऊपर जो है वैल्यू है 40 है, तो कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर शायद लग रही है मेरे को। 4 इंटू 16, ये 64 है, 40 डिवाइडेड बाय 64, 40 डिवाइडेड बाय 64, तो ये हमारा 0.62 ही आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको ठीक लेते हैं 0.62, 0.62। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, तो इसको प्लीज यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.62। तो इस तरीके से अगर आपके पास वैल्यूज गिवन है तो आप आसानी से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड था। तो दो जो मेथड है जिसकी हेल्प से हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको करा दिया है। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो हमारा खत्म होता है, कोरिलेशन के बारे में हमने पढ़ भी लिया और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख भी लिया। अब बात करते हैं रिग्रेशन की, ये हमारा सेकंड कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब रिग्रेशन क्या होता है, वैसे तो मैंने ओवर भी आपको दिया था। रिग्रेशंस की हेल्प से हम जो है एक वेरिएबल की वैल्यू के बेस पर दूसरे वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी उसको प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे अगर आपके पास प्राइस गिवन है 20 रुपीज, तो डिमांड कितनी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो रिग्रेशन की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन इन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर रिग्रेशन का क्या मीनिंग होता है, पहला आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या ट्रेंड है क्या रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर ग्रुप सिमिलर डाटा पॉइंट बेस्ड ऑन शेयर्ड फीचर, तो उसको जो हमारे ग्रुप डाटा पॉइंट्स हैं उनके ग्रुप बना देना उनके फीचर के बेस पर, या फिर प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को
प्रिडिक्ट करना, ठीक है। उसके बाद कंपेयरिंग टू और मोर ग्रुप ऑफ डाटा टू फाइंड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो दो ग्रुप ऑफ डाटा को आपस में कंपेयर करना ताकि उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, तो जनरली देखो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स और वाई, ठीक है। अब देखो इसमें एक इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वो है जिसके बेस पर हम दूसरे की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और y क्या है हमारा, डिपेंडेंट है। जैसे y क्या है, x पे डिपेंडेंट है। अब जब y x पे डिपेंडेंट है तो x में चेंज होगा तो y पे भी चेंज आएगा। तो x की हेल्प से हम y की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब है जिस जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जिसके बेस पर हम प्रिडिक्शन करते हैं, जिस वैल्यू के बेस पर, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च स्टडी और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को परफेक्टली डिफाइन कर रहा है। पहला, द वेरिएबल दैट रिसर्चर्स मैनिपुलेट टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसमें जो रिसर्चर्स होते हैं कुछ मैनिपुलेशन करके ये देख पाते हैं कि उसका, इस मैनिपुलेशन का दूसरे वेरिएबल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। या फिर द वेरिएबल दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर वेरिएबल इन द स्टडी, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, स्टडी के जो दूसरे वेरिएबल्स है उनका उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। या फिर द वेरिएबल दैट इज बीइंग मेजर्ड और ऑब्जर्व एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हम मेजर करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर बेस पर, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया था, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर प्रिडिक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो परफेक्टली डिफाइन कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y when x is given 50 and covariance of x by 130, x mean is 54, y mean is 60 and sigma of x square is हमारा 6816 and n कितना है, 10 है। तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे। हमारी जो रेगुलेशन की इक्वेशन बनती है वो होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि x हमारे पास ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, तो फॉर्मूला देखो क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x का स्क्वायर। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 130 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर वो हमें कैलकुलेट करना है। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास गिवन है वो है 6816, ठीक है। तो ये हमारा 68 एंड 16 6816, ठीक है। उसके बाद इसमें से हमें माइनस करना है हमारा जो एक्स मीन है। एक्स मीन अगर हम देखें तो वो कितना है हमारा 54 है। एक्स मीन कितना है हमारा 54 है, तो 54 इंटू 54 ये कितना आ रहा है हमारा 2916, ठीक है। इसे हमें डिवाइड करना है किस चीज के साथ, इसे हमें डिवाइड करना है एन के साथ। तो एन है हमारा यहाँ पर कितना है 10 है, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा 6816 माइनस 2916, तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 390, ठीक है। इससे जीरो, इसे हमें 10 के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 390। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का जो स्क्वायर है वो कितना आ रहा है हमारा 390, ठीक है। अब इससे हमें b की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी क्योंकि कोवेरिएंस ऑफ एक्स बाई 130 गिवन है हमारे पास। जो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर आया है वो कितना आया है 390। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 130 डिवाइडेड बाय 390, तो ये कितना आ रहा है हमारा 0.33, कितना आ रहा है 0.33। अब हमें कैलकुलेट करनी है a की वैल्यू, तो ये हमने b की वैल्यू कैलकुलेट की है वो कितनी है 0.33। अब a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो a के फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर सिग्मा y माइनस बी एक्स, ठीक है, बी एक्स मीन, ठीक है। तो y मीन अगर हम यहाँ पर देखें तो y का मीन हमारे पास कितना गिवन है 60 का,
y का मीन है 60, b की वैल्यू 0.33 आया है, x बार हमारा कितना है 54। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो 60 माइनस हमारा 0.033 इंटू 54, तो ये कितना आ रहा है हमारा 70.82। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम यहाँ पर 60 माइनस 17.82 कर दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा 42.18। कितना आ रहा है 42.18। अब क्योंकि हमने ए और बी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट की है तो अब हम वाई की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो y इज इक्वल टू ए कितना है 42.18 प्लस b कितना है हमारा 0.33, x हमारे पास ऑलरेडी गिवन है वो कितना है 50 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो 42.18 एज इट इज प्लस 0.33 इंटू 50, ये कितना आ रहा है 16.5। जब हम इसको प्लस करेंगे 42.18 प्लस 16.5, तो ये कितना आ रहा है हमारा y इज इक्वल टू 58.68। कितना आ रहा है 58.68। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ऑप्शन में शायद मिस्टेक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 58.68 आएगा। तो इसको हम फटाफट से जो है वो करेक्ट कर लेते हैं, तो 58.68। तो हमारी जो b की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 58.68। ये हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर टेक्निक यूज करनी है। सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। उसके बाद आपको a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। b को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस हमारा जो मीन का स्क्वायर है एक्स का डिवाइडेड बाय एन। उसके बाद a की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होगी, हमारा जो y का मीन है उसमें से हमें b x मीन माइनस कर देना है, हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही दोनों की वैल्यू मिल जाए तो आप सिंपल वैल्यूज को पुट करके x के साथ में y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, व्हाट डज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट सिग्निफाई इन रिग्रेशन। तो हमारा जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है वो रिग्रेशन के अंदर क्या सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट होता क्या है उसका मतलब समझ लो। ठीक है, तो रिग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे अगर x में x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या होगी ये हम प्रिडिक्ट करते हैं। अब जो प्रिडिक्शन होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट तो होती है, यानी कि अगर आपने माना कि y की वैल्यू b होगी तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट 20 आ जाए, थोड़ा ऊपर नीचे तो होता है ना। जैसे हो सकता है 18 हो जाए या फिर 22 हो जाए। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्शन कितनी एक्यूरेट है उसको मेजर करने का काम करता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। यानी कि अगर आपने x की वैल्यू के बेस पर y की प्रोडक्शन की तो आपकी जो प्रोडक्शन है प्रिडिक्शन है वो कितनी सही हुई कितनी गलत हुई उसको अगर आपको जानना है तो आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को यूज करोगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट क्या करता है, तो जो हमारी प्रिडिक्शन, जो हमारे यहाँ पर प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है, जो हमने सोचा था अज्यूम किया होता है, उस वैल्यू और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उसके बीच का डिफरेंस हमें बताता है, जिससे हमें पता लगता है। जैसे अगर आपने x की वैल्यू 10 थी, आपने सोचा b की वैल्यू कितनी होगी 20, ये क्या है अज्यूम है, पर एक्चुअल में कितने हैं 22, तो डिफरेंस कितना है 2 का। तो ये चीज हमें कैसे पता लगी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये जो डिफरेंस है यही हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो है वो कहलाता है। यानी कि आपने 2 पॉइंट्स की एरर जो है वो कर दी। अभी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, पहली है द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बीच का जो लीनियर रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसको मेजर करने का काम करता है। या फिर द एवरेज एक्सपेक्टेड डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हमारी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू से डिपेंडेंट वेरिएबल की उसके बीच का जो डिफरेंस है एवरेज बेस पर, उसे हम कहते हैं। तो जो ऑप्शन बी होगा ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपली देखो, जब हम किसी एक वेरिएबल के बेस पर दूसरे की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं तो जो एवरेज डिफरेंस होता है प्रिडिक्टेड वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में वही हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। बाकी का ऑप्शन देख लो, द परसेंटेज ऑफ वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या वेरिएंस ले आया है, क्या चेंज ले आया है उसके बारे में बताता है। या फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, यानी कि अगर आपने एक पॉपुलेशन चूज किया है वहां से कोई सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी को मेजर करता है। तो ऑप्शन बी परफेक्टली डिफाइन कर रहा है हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। पहला, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट रिप्रेजेंट द एवरेज अमाउंट बाय विच द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज डेविएट फ्रॉम द प्रेडिक्टेड वैल्यू। यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट हमें एक एवरेज अमाउंट प्रोवाइड करता है जो कि हमारे प्रोडक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अगर दो का डिफरेंस है तो ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। नेक्स्ट क्या है, द स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर इंडिकेट अ बेटर फिट ऑफ द रिग्रेशन मॉडल टू द डाटा, सजेस्टिंग दैट प्रेडिक्टेड वैल्यूज आर क्लोजर टू द एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यूज। यानी कि अगर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कम आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो प्रोडिक्शन है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट तो नहीं है पर ठीक ठाक है, आपने ज्यादा मिस्टेक नहीं की। जैसे आपने सोचा था 20 और निकली 19, तो एक का डिफरेंस, तो ये बहुत ही कम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो इससे पता लगा कि आपकी जो प्रोडक्शन थी वो काफी हद तक एक्यूरेट थी, थोड़ा सा चेंज आया पर आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छा थे। आपने जो रेग्रेशन मॉडल यूज किया था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद, a larger standard error suggests that greater variability in the data points around the regression line indicated a less accurate prediction। अगर हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है वो लार्जर है तो उसकी वजह से हमारी जो प्रोडिक्शन है वो गलत है, यानी कि हमने जो प्रोडिक्शन की थी डाटा के बेस पर वो हमारी क्या है, गलत निकली है। ठीक है, नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। तो इस डाटा के बेस पर हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट को कैलकुलेट करना है। तो डाटा क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है 20.96 और बी की वैल्यू गिवन है 0.3258। पहले ये हम कैलकुलेट करते थे पर अब ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमारे पे यहाँ पर दो वैल्यूज है, एक स्टडी आवर्स और एक हमारे एग्जाम स्कोर्स। ठीक है, तो इसका हमने पूरा यहाँ प्रॉपर टेबल बनाया। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखो क्या है, अंडर रूट सिग्मा वाई स्केयर माइनस ए सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस टू। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, अंडर रूट, वो हम ले लेते हैं। उसके बाद सिग्मा ऑफ वाई स्केयर, सिग्मा ऑफ वाई स्केयर ये रहा हमारा वाई स्केयर, इसका सिग्मा कितना है 4750, 4750। उसके बाद नेक्स्ट ए की वैल्यू कितनी है, अगर हम ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू है हमारे पास ए की वैल्यू है 20.96। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम 20.96। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिग्मा ऑफ वाई, सिग्मा ऑफ वाई ये रहा हमारा सिग्मा ऑफ ये रहा सिग्मा ऑफ वाई, इसका सिग्मा कितना है 150, इसका हम 150 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस बी, बी कितना है, बी अगर हम यहाँ पर देखें तो बी है 0.3258, 0 पॉइंट, यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये हमारा क्या है अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट सबसे पहले क्या चीज आएगी हमारी, सिग्मा ऑफ वाई स्केयर, सिग्मा ऑफ वाई स्केयर। तो सिग्मा ऑफ वाई स्केयर हमारा कितना है यहाँ पर 4750। उसके बाद हमें यहाँ पर माइनस करना है ए कितना है हमारा यहाँ पर 20.96, 20.96, 20.96। उसके बाद इसको इंटू करना है किसके साथ, सिग्मा ऑफ वाई, सिग्मा ऑफ वाई कितना है 150। ठीक है, उसके बाद माइनस करना है हमें बी, बी कितना है हमारा, बी हमारा 0.3258। ठीक है, इंटू हमें यहाँ पर करना है हमारी जो वैल्यू है सिग्मा ऑफ एक्स वाई, सिग्मा ऑफ एक्स वाई कितनी है, टोटल कितना है 900। यहाँ पे देखो एक्स वाई इसका सिग्मा कितना है 910, तो इसको हम 910 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करना है एन माइनस टू, एन कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 - 2। ठीक है, तो फटाफट से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4750 इसको हम सॉल्व करते हैं, 4750 एज इट इज माइनस 20 इंटू 150, ये कितना है 3144। ठीक है, माइनस करना है यहाँ पर 0.3258 इंटू 910, ये कितना आ रहा है 296.47। ठीक है, इसे डिवाइड करना है हमें 4 5 - 2 3 के साथ। ठीक है, तो फटाफट से हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले माइनस कर लेते हैं यहाँ पर 4750 माइनस 3144, 296.47। तो ये हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है 1309.53 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है वो है हमारे यहाँ पर
436.51, ठीक है। अब इसका हम अंडर रूट कैलकुलेट कर लेते तो वो 20.89 कितना आया, 20.89, ठीक है। तो 20.89 तो हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं 20.89। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड एरर का एस्टिमेट जो है निकाल सकते हो। तो 20.89 हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रेग्रेशन ऑफ कोरिलेशन चैप्टर है वो ओवर होता है। तो हमने डिटेल में इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तब भी एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा ताकि मुझे भी यहाँ पर पता लग सके, ठीक है। तो हमने बेसिकली कोरिलेशन को कैलकुलेट करना सीखा, रेग्रेशन को कैलकुलेट करना सीखा, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को भी यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर कॉमन थी तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गई होंगी चीजें, ठीक है। तो और साथ के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चंस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।